नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त सब होंगे। ठीक है। अंजुम की पहली ही शिकायत, सर कॉल सेंटर पर कॉल रिसीव नहीं करते। बेटा उनकी भी यही शिकायत है कि सर थोड़ा कॉल सेंटर बड़ा करा दो, हमसे कॉल नहीं उठाए जाते। अंजुम, जो जो बात तुम्हें ऐसी हो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट हो कहने की ना, वो मुझे यहीं पे कह दो बेटा। कारण क्या है कि वो लोग बेचारे ओवरबर्डन हो गए। मैं करूं तो करूं क्या? मेरी खुद की परेशानियों को अंजुम तुम समझ जाओ। हैं दीक्षा, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी प्रॉब्लम समझी। बेटा कोशिश तो मैं सबकी समझने की करता हूं, पर छोटा सा दिमाग है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो नहीं समझ पाता। विशाल, अभ्यास, पिंटू, श्वेता, हाँ जी। प्रभाकर लिख रहे हैं सर आपका क्लास करने में पूरा पैसा वसूल है। भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा ये फाउंडेशन बैच खत्म होगा ना, उस दिन मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी आती है कि एक दिन आप खुद से आएंगे और कहेंगे सर ये स्वीकार कर लो हमारी तरफ से, हम सोचे थे कि पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप इतना कंटेंट दे दिए कि उसके बाद तो ये लगता है कि आपको समर्पित कर चलें कुछ, कि ये रखिए आप। ठीक है। बाकी एक गुड न्यूज दे दें आपको, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा शुरू हो रहा है? आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड मैं शुरू करने जा रहा हूं इकोनॉमी। ठीक है ना। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगी फिर अपन शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी छोटा सा है, महीने भर में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में पॉलिटी या हिस्ट्री जो आप कहेंगे फिर उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे अपन। ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ पहले भी पॉलिटी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमी पढ़े हुए जमाने हो गए बच्चों को, तो बच्चों का मन कर रहा है कि सर इकोनॉमी खींच दो बढ़िया सी। तो इकोनॉमी क्या है, छोटा सिलेबस भी है, महीने भर में निमट जाएगा, बढ़िया से शुरू करेंगे अपन। ठीक है। इकोनॉमी बिल्कुल बिल्कुल सबकी सुन ली मैंने, अंदर की बात पता चल जाती है मुझे, अंदर की मन की अंदर की बात पता चल जाती है आप लोगों की। ठीक है। पूजा विश्वास सर कभी आप आसाम आइए ना। बिल्कुल भैया, सब जगह हम आएंगे, बस आप दुआ करिए कि सर के पास इतना समय हो कि ये हमारी सारी क्लासेस सही से करा पाए। अभी तो ना इतनी धक धक हो रही है पूरे टाइम दिमाग में, आप अपने हो तो आपसे शेयर करने में थोड़ा अपनत्व भी आता है। भाई पहले तो अपन मास्टर आदमी थे, है ना, फिर ये पॉपकॉर्न वाला बन गया, और पॉपकॉर्न वाले ने क्या किया, थोड़े लोगों को साथ जोड़ लिया। अब लोगों को साथ जोड़ लिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, बेचैनी में कट रही है रातें, मतलब सीने में हल्का हल्का सा दर्द रहने लगा है मुझे। आज समझ में आ रहा है टीम बनाने का मतलब क्या होता है भाई। पहले अपन मास्टर आदमी रहे, अपन को ये लगा अपन ही सब, अपन ही भगवान है। अब इतने सारे टीचर्स को पहले तो स्ट्रीमलाइन करो कि गुरुजी आपकी क्लास है, फिर उनकी क्लास टाइम पर कंप्लीट हो, सिलेबस से कंप्लीट हो। भाई साहब महाभारत हो रखी है इस समय दिमाग में एकदम, मतलब जिसको कहते हैं केमिकल लोचा अपने एक्सट्रीम पर चल रहा है इस समय। खैर ईश्वर भला करेगा। हाँ, इकोनॉमी के बाद पॉलिटी कर लेंगे, डन है। ठीक है। बिजनेसमैन तो आपको पता ही है ना, पॉपकॉर्न वाला क्या बिजनेस कर लेगा, अपने घर वालों का पेट भर लेगा, 2 दुकानें और खोल लेगा। अपनी दुकान आपको पता ही है, आपके फाउंडेशन बैच से थोड़ा सा पैसा बचाया, वो यहां लगा दिया राजस्थान वाले में। राजस्थान में घर से पैसे दे करके हमने कहा नहीं ये काम करना है, वो कर दिया। उसके आपको लगता होगा पता नहीं गुरुजी कितना पैसा कमा लेते होंगे, आपको पता है? हालांकि ये बात बताने की नहीं है, आप जो फीस देते हो ना उसमें 20% तो केवल जीएसटी है, 18%। अगर 7500 फीस है ना तो लगभग 1500 से रुपए के ऊपर तो सरकार ले लेगी कि भैया ये तो मेरा हो गया, अब बाकी की बात तुम खुद करो। मतलब इनकम टैक्स वगैरह सब हटा दो, जीएसटी 18%। आपको पता है सभी बड़ी कोचिंग जीएसटी अलग से लेती हैं, मेन फीस प्लस जीएसटी। हम दिलेर आदमी, हम अपन में से ही दे देंगे जीएसटी, आप लोड मत लो। तो घर में पहले आया 6000 रुपया, उस 6000 में से 21 टीचर, साल भर का कोर्स, इतनी टेक्निकल कॉस्ट, कंटेंट फंटेंट, दिमाग का हो गया दही एकदम। हमने कहा कोई नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब यदि ये सही बैठ गया तो हमने कहा फिर चलना है यूपी, फिर चलना है बिहार। हमने कहा सबसे प्रॉमिस कर रखा है अपन का, सिस्टम साफ है भाई साहब। 2-4 बस अपना भाइयों का भला हो जाए और अपना थोड़े दिन जिंदगी, छोटी सी जिंदगी ये कट जाए ठीक ठाक तरीके से, इतना ही चाहिए। ठीक है। हाँ जी, बिहार में पुल टूट गया, बनाए उस पर वीडियो। चलिए सुबह देखते हैं, अगर कंटेंट कोई बढ़िया रहा उसमें तो जरूर डाल देंगे। मीटअप करें यार, मन तो मेरा बहुत करता है मीटअप करने का। कहां करें इसको लेके हमेशा यार मैं फंस जाता हूं यार। राहुल बिल्कुल सोचता तो हूं यार,
शिवम लिख रहे हैं सर कोचिंग में जीएसटी के अगेंस्ट धरना करें क्या? अगर ये हो जाए ना भाई साहब, जिंदगी सुधर जाए हमारी, सच्ची बता रहे हैं। सर आपकी क्लास करते करते बहुत बार इमोशनल हो जाता हूं, इतना कंटेंट आज तक कोई नहीं बताया। गारंटी है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था ना, डे 1 में जब शुरू किया था तब मैंने एक लाइन बोली थी, और वो लाइन क्या थी कि लोगों को यह गलत विश्वास हो गया था कि ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोगों ने सब्जी मंडी बना दी थी ऑनलाइन को, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नंबर 1। और दूसरा, इस तरह से बेचो कि ये बच्चे तक पहुंचे, लेकिन कंटेंट में क्योंकि हम अपना कॉल सेंटर नंबर नहीं देंगे। अधिकांश यूनिकॉर्न कंपनीज को उठा के देख लो, किसी का कॉल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉल सेंटर पर बच्चा फोन करेगा तो 4 सुनाएगा कि आप लोगों के ये क्यों हो गया, आपका सिलेबस क्यों पूरा नहीं हुआ। अरे भाई साहब, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि खुद यूनिकॉर्न का हिस्सा रहा हूं। टीचरों ने कोर्स ही कंप्लीट नहीं करा रखे भाई, चल गए बस, हो गया, शुरू कर दिया, शुरू धूमधाम से होता है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, बुरा हाल है। लेकिन हिम्मत करके हमने कहा कॉल सेंटर भी खोलेंगे, कोर्स पूरा भी कराएंगे। और कोर्स पूरा ऐसे कराएंगे क्योंकि भाई पॉपकॉर्न वाले को अगली बार भी तो पॉपकॉर्न बेचने। दिल्ली में करें मीटअप करेंगे प्लान, दिल्ली में मीटअप करें तो यार हमको दिल्ली का ज्ञान नहीं है। देखो हम जयपुर वाले लोग बाग हैं, राजस्थान वाले हैं। चलें, अगर इजाजत हो तो देखो दिल की बात बता दी, अब कहो तो पढ़ाई भी कर लें। और आज की जो पढ़ाई मैं शुरू कराने जा रहा हूं ना, आपको गुजारिश कर रहा हूं पहले ही, बेटा पेपर में ज्योग्राफी से जो सवाल इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, कोई सा भी इंडिया का पेपर ले लो, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे स्टेट पीएससी ले लो, चाहे एसएससी ले लो, कोई सा भी ले लो, सब में इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मतलब ये इतना बड़ा चैप्टर है जो अपन शुरू करने जा रहे हैं ना, ड्रेनेज सिस्टम, 2 क्वेश्चन। आपसे मुझे क्या जरूरत है, मैं ये जो कंटेंट आपको दिखाने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, ये कंटेंट एट पार है। मतलब इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हां, कुछ कलाकार हमारे बीच में ऐसे भी होते हैं जो नदी का, नाले का, सबका हिसाब रखते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं बस उतना याद कर लेना। कंटेंट आपको अपलोड करेंगे, उसे रट के भी आना है। देखो मैंने आपको सारे पहाड़ पर्वत रटने की कहा था, लेकिन आपने कहा सर जी सिलेबस कंटेंट ही नहीं आता, हम क्या रटें। आज मैं ये पूरा की पूरा ड्रेनेज सिस्टम का कंटेंट डलवा दूंगा। कल जब आप क्लास में आओगे ना तो रट के आना है, मैं टेस्ट इसका लाइव लूंगा बोल बोल करके, ठीक है ना। जिम्मेदारी से ये चीज याद करनी है। जितना याद करोगे और इंडिया का मैप आंखों पे बिठा लोगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये यूं यूं यूं, इसकी सहायक नदियां यहां से ये हो गई, इसकी सहायक नदियां यहां से, मतलब ये 10 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाए, उस लेवल तक अपन को लेके आना है। पढ़ाने में लगेंगे 2 दिन, लेकिन आपके 10 मिनट में रिवाइज हो जाए, इस तरह से आपको दिमाग में सेट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको सामने शब्द लिखा है ड्रेनेज सिस्टम, सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमको सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं सर, जिसमें बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय नालियां ऐसी हुआ करती थी, शहर का पानी आकर नालियों में गिरता था, नालियां ढकी हुई हुआ करती थी। नालियां नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। एक देश अगर पूरा घर हो, अगर भारत पूरा एक घर हो, तो ऐसी स्थिति में, है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर भारत पूरा एक घर हो तो घर में जब पानी गिरता है तो घर का पानी नालियों में से होकर बहता है। भाई घर में पानी गिरा तो नालियों के माध्यम से बाहर गिरता है। ऐसे ही अगर भारत हमारा घर है, भारत माता हमारी घर है, इस पर पानी गिरा तो नालियों में से होकर बहेगा। तो ये नालियों में से होकर बहना और अंत में अपने अंतिम स्थान पर पहुंच जाना, यह प्रक्रिया अपवाह तंत्र अथवा ड्रेनेज सिस्टम कहलाती है। सिटी का ड्रेनेज सिस्टम खराब होने पर कई बार आप देखते हैं कि नालियां रुकने से सड़कों पर पानी आ जाता है। ऐसे ही जब देश का ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ाता है तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। तो देश में गिरा हुआ पानी समुद्र तक कैसे पहुंचेगा, आज उसी की कहानी आपको बतानी है, ठीक है। तो क्या कहा गया, ड्रेनेज सिस्टम, द फ्लो ऑफ वाटर इन ए सर्टेन वे इज कॉल्ड ऑफ रन ऑफ रिवर। यानी पानी जब किसी एक निश्चित मार्ग से बहने लगे तो उसे अपवाह तंत्र में साझा किया जाता है। नदी और उसकी सहायक नदियों को अपवाह तंत्र कहते हैं,
किसी विशिष्ट क्षेत्र से नदी वर्षा अथवा हिमनद का जल प्राप्त करती है। जिस जगह से प्राप्त करती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें मेरे प्यारे साथियों, यह तस्वीर अपने आप में एक ड्रेनेज बेसिन को समझाने के लिए पर्याप्त है। क्या है? देखो, आपको यहां पर पानी दिखाई दे रहा है। पॉन्ड भी हो सकता है, डैम भी हो सकता है, लेक भी हो सकती है और ओशियन भी हो सकता है। मान लीजिए कि यह पानी की कोई जगह है जहां आकर पानी को फाइनली गिरना है। कहां से आना है? तो आप यहां पर देखते हैं कि यह कोई पहाड़ी जैसी जगह बनी हुई है। देखो, आप इसको पहले समझना, ये एक हमने संरचना बना रखी है, इसे ध्यान से देखिए आप। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, दैट इज डिवाइड। अब इस शब्द को समझना बहुत खास है। डिवाइड, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, है ना, फूट डालो और राज करो। यहां पर डिवाइड का अर्थ है विभाजक। क्या अर्थ है? विभाजक। अब यह क्या होता है जनाब? जल विभाजक, वाटर डिवाइड। अब सर यह क्या होता है जल विभाजक? एक ऐसा स्थान जिसके आधार पर गिरा हुआ पानी अलग दिशा में बट जाता हो। मतलब बारिश का पानी गिरा, अब गिरने के बाद केवल वो स्थिति ऐसी है जिसके एक तरफ का पानी तो एक तरफ गिर गया, दूसरे तरफ का पानी दूसरी तरफ चला गया। सर समझ नहीं आया। हमने कहा समझा देते हैं। हमने कहा भारत का मैप ध्यान है? बोले सर बहुत अच्छे से ध्यान है। हमने कहा भारत के मैप में अगर तुमने हिमालय देखा हो तो हिमालय आपने यहां देखा। हिमालय जब देखा तो इस हिमालय पर गिरा हुआ पानी या तो उधर गिर गया या इधर गिर गया। बताओ, हिमालय ने गिरे हुए पानी को दो भागों में, दो अलग अलग दिशाओं में बांटा कि नहीं बांटा? बांट दिया सर। हमने कहा ऐसे ही वेस्टर्न घाट देख लो। वेस्टर्न घाट पर पानी गिरा, या तो वो पूर्व की साइड भया या पास की साइड। फिर आपका दिमाग एकदम तेज चला, अरे यार सर ने तो बात शानदार बोल दी। सर फिर तो भारत का हर पर्वत, भारत का हर पहाड़ डिवाइड हो गया। हमने कहा कह तो सही रहे हो, बस फर्क यह है कि इंडिया लेवल पर वो कंसिडरेबल है कि नहीं है। बोले जैसे? मैंने कहा यार गोगुंदा की पहाड़ी, मैंने नाम ले लिया, इंडिया के लिए मैटर नहीं करती ना। हां, राजस्थान के लिए बहुत मैटर करती है। ऐसी स्थिति में जो कि इंडिया लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड जगह हैं, जैसे विंध्या हुआ, सतपुड़ा हुआ, वेस्टर्न घाट हुआ, अरावलीज हुआ, इनकी वजह से पानी का अगर विभाजन बदले तो वो डिवाइड कहलाता है। खैर सर फिर क्या होता है? हमने कहा डिवाइड का मतलब हुआ यहां का पानी गिरा तो वो जाकर के समुद्र में पड़ेगा। चलो पड़ेगा तो कैसे होगा? सर क्या समुद्र में जाएगा क्या? सर क्या लेक में नहीं जा सकता क्या? सर क्या डैम में नहीं जा? अरे मेरे का कहने का मतलब है जब पानी इकट्ठा हो वहां जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया। सर ये तो नदी है, ये जो दिख रही है। सर क्या पहाड़ से जब गिरती है तो नदी नदी ही होती है क्या? हमने कहा ये क्या प्रश्न पूछ लिया बालक। सर प्रश्न बड़ा सरल सा पूछा है। जब पहाड़ से पानी गिरता है तो क्या नदी के रूप में गिरता है क्या? हमने कहा पागल हो क्या? तो बोले सो फिर? मैंने कहा यार कई बार पहाड़ से पानी छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में आकर आता है, जिन्हें आप लोग झरने बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पानी आता है छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में आता है। अच्छा सर ये जलधाराएं छोटी होती हैं कि बड़ी होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे? हमने कहा पहचानो मत यार, ज्यादा बड़ी हो जाती तो इंसान खुद से उन्हें नदी नदी कहने लग जाता है, ठीक है ना? बोले हां। तो फिर क्या करें? तो हमने कहा केवल इतना जान लो कि मुख्य नदी में पानी आने से पूर्व पहले पहाड़ की ढलान में से एक झरना अथवा स्प्रिंग बनकर गिर रहा होता है। सर झरने तो हमने सुना है बारिश में गिरते हैं। हमने कहा सही सुना है आपने, लेकिन समटाइम्स भाई कई बार पर्वत इतना ऊंचा होता है कि उसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई रहती है, और वो जो बर्फ है ना वो गर्मियों को देखकर खुद से पिघलने लग जाती है। बारिश ना भी होना तो ये सारे साल झरना नीचे गिरता रहता है। बोले अच्छा साल भर भी झरना गिरता है क्या? अरे हमने कहा महाराज साल भर गिरता है तभी तो
बर्फीले ग्लेशियर्स से गिरा हुआ पानी साल भर बहने की वजह से पेरिनियल रिवर का निर्माण कराता है, अर्थात सदा नीरा नदी का निर्माण कराता है। बोले इसका मतलब तो यह हुआ सर कि हिमालय का पानी आएगा तो साल भर समुद्र में जाएगा। हमने कहा हां। और सर अगर वेस्टर्न घाट का पानी आएगा तो इसका मतलब साल भर नहीं जाएगा। हमने कहा वाह, बहुत तेज दिमाग लगाते हो यार। बोले ऐसा इसलिए सर क्योंकि वेस्टर्न घाट पर पानी तो कभी कभार जब मानसून आता है तब आता है। हमने कहा बहुत सही। और सर जो हिमालय है ना उस पर तो पानी एनी टाइम निकलेगा सर। क्यों? क्योंकि सर्दी में उस पर बर्फ गिरती है, बर्फ पिघलने से बारिश आती है। बोले सर लेकिन एक बात बताएं, सर्दी में पानी थोड़ी पिघलता होगा। हमने कहा यार थोड़ा बहुत तो कभी भी, मतलब बर्फ रखे रखे पिघल जाती है, इसमें क्या है। हाँ ये बात सही है कि सर्दियों में जो पानी होता है वो थोड़ा कम होता है। बोले हाँ यही तो हम कह रहे थे। हमने कहा चलो, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो साहब यहां तक समझ में आ गई। अब जब यहां तक की बात क्लियर हो गई तो सर इसका मतलब यह हुआ कि जो नदी हमें दिखती है असल में वो पहाड़ से नहीं आती सीधी की सीधी। हमने कहा किसने कहा? सर उसमें तो इसका मतलब बहुत सारे झरने आपस में मिलकर के फिर नदी का निर्माण करते हैं। हमने कहा हां। मैंने कहा भाई जब पहाड़ से झरने गिर रहे होते हैं तब तो वो इसका बेसिन और इसके लिए ड्रेनेज का निर्माण करते हैं, लेकिन यही झरने जब खुद मैदानों में बहने लगते हैं तो नदी के नाम से जाने जाते हैं। मतलब हमने कहा अगर ये नदी आपको मैदानी क्षेत्र में बहती हुई दिख रही है, सोचो एक झरना कह दे कि दीदी मैं आपसे यहां पर नहीं मिलूंगा, मैं भी थोड़ी देर मैदान में बहूंगा और बहने के बाद फिर आकर के नदी में मिलूंगा। कैसे? जरा विचार करिए। ये था पहाड़, अब इस पहाड़ से नदी निकली, ये नदी रही। आप में से कई लोग कहेंगे सर ये बात जानने की है क्या? हाँ बहुत ज्यादा जानने की है। ये पहाड़ से कोई नदी निकल करके आई थी, लेकिन पहाड़ से कोई झरना और था जो यहां से निकला आकर के और यहां जाकर मिला। संभव है पहाड़ से कोई और भी ऐसे ही झरना निकला हो और वो यों करके इससे ऐसे मिला हो। याद रखने की बात क्या है, पहाड़ी क्षेत्र तक मिल जाए तो वो उसका ड्रेनेज बनाता है, अपवाह बनाता है, बेसिन बनाता है ना, और उनको नाम अलग रूप से नहीं दिए जाते। लेकिन अगर वो पहाड़ से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्र में कुछ देर के लिए बह लेता है, पहाड़ से निकलने के बाद मैदानी क्षेत्र में कुछ देर के लिए बह लेता है तो वो नदी कहलाने लगता है। तो नदी की परिभाषा हुई क्या? नदी की परिभाषा हुई सर पहाड़ से निकला झरना अगर मैदान में बहा तो झरना नहीं, वो नदी कहलाएगा। हमने कहा वाह 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 वाह। और बोले सर वो नदी जाकर के फिर मुख्य नदी में, सर मुख्य का निर्धारण कैसे होता है? हमने कहा जो सबसे दूर से आ रही हो वो मुख्य नदी कहलाती है। बोले अच्छा फिर ठीक है। तो जो मुख्य नदी है उसमें आकर के सर मिला वो झरना, तो वो झरना असल में अब नदी बन चुका है। तो सर ऐसे नदियों को क्या कहा जाएगा जो आकर बाद में मिलती हैं? मैंने कहा बहुत सही सवाल पूछ लियो बालक। ऐसी नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरी अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ट्रिब्यूटरी। अब आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न आया, अच्छा भाई साहब पहले स्प्रिंग था, फिर ये खुद ही ट्रिब्यूटरी बन गया, फिर ट्रिब्यूटरी आकर नदी में मिल गया। बहुत सही जा रहा है मामला सर एक बात बताओ। हमने कहा फिर पूछो भाई। सर ये जो मुख्य नदी है ये मान लो यहां समुंदर था आपका, इसमें जाकर गिर रही थी। सर अगर मान लो कि ये सीधी जाकर ना गिरे तो हमने क्या लेट के गिरेगी क्या? टेढ़ी होकर गिरेगी क्या? अरे सर रुको तो सही, मान लो सीधी जाकर ना गिरे तो सर यहां पर इसके अंदर से ना कोई ब्रांच निकल जाए यूं। हमने कहा तो सर वो ब्रांच फैलते हुए निकल जाए और वो जाकर समुद्र में गिरे तो? हमने कहा तो क्या मुख्य धारा नहीं गिरेगी क्या? अरे सर गिर रही है, लेकिन ये तो जा रही थी खुद से समुद्र में गिरने। हमने कहा हाँ ठीक है। तो सर ये भी जाकर गिरे, ये भी जाकर निकल कर गिरे, तब क्या करें? मैंने कहा जब इस प्रकार से गिरने लगे तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी बोले तो वितरिका।
फिर से सुन लीजिए, एक तो क्या था, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी सहायता दे रही थी। दूसरी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब हुआ जो पानी को ले जाकर समुद्र में गिराए, तो यहां पर समुद्र में जाकर गिरा रही है। चलो, तो यहां तक क्या क्या क्लियर हो गया, अब देखते हैं। पहाड़ से निकलकर चला एक झरना, जो मैदान में पहुंचा तो बना नदी, नदी बना तो वो सहायक नदी के नाम से जाना गया। सर लेकिन एक चीज है सर, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने कहा बताइए। हाँ भाई, गोल्डन क्लाउड सर, सारथी बैच के नोट्स हार्ड कॉपी दे दीजिए प्रॉपर कॉस्ट की। बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो, पर मैं हैंड रिटन नोट्स जो तैयार करवा रहा हूं ना, वो भी बहुत बेहतरीन तैयार हो रहे हैं। अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स मैं अलग से उसके लिए निकाल दूंगा, सेल के लिए निकाल दूंगा, आप उस लोग उसमें से देख लेना, है ना। किसी को नहीं लेना है तो मैं अपने हेड ऑफिस में यहाँ रखवा दूंगा, वो जीरोक्स भी करवा सकता है उनकी, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं साहब। सर लेकिन एक बात बताओ, हम लोग तो याद करते करते पागल हो गए। हमने कहा क्या याद करते करते पागल हो गए सर, दाएं हाथ की नदी, बाएं हाथ की नदी, गंगा की ये दाएं हाथ की नदी है, ये बाएं हाथ की नदी है, ये क्या होता है सर। हमने कहा यार गजब बात करते हो यार। बोले क्या। हमने कहा सोचो, आप नदी में बैठे, ये रही नदी, ये चली, मैं तो चली, गजबन पानी ने चाली, या चाल दी साहब। अब जब ये चली थी ना, तो बोले हाँ, तो हमने कहा तो भाई साहब बात यह है कि ये जब जा रही थी नदी बनकर इठलाती हुई मिठलाती हुई, तो आपने अपनी एक नाव बनाई, ये थी आपकी नाव। लीजिए साहब, आप नाव में बैठकर सवार हो गए, ये रहे आप नाव में बैठ करके बढ़िया से नाव में बैठकर जा रहे हैं। आपने सोचा सफर सुहाना है, नदी का तट है, आनंद आ रहा है। मोदी जी ने भी इसी प्रकार से गंगा में क्रूज चला दिया है, आप बढ़िया बैठकर जा रहे थे। भाई साहब क्रूज का भरोसा ही नहीं लगा, वो तो बहता गया बहता गया बहता गया बहता गया बहता गया। आप तो सामने देखते चल रहे थे बढ़िया से पायलट बन करके कि अब मेरे को गाड़ी इधर घुमानी है, अब इधर घुमानी है। घुमाते जा रहे थे घुमाते जा रहे थे, अचानक धड़ाम से जाकर के आप समुद्र में जाकर गिरे। अरे सर, तो कहीं नदी ऊपर से टपकती है क्या, नल है क्या। अरे मतलब यार, समुद्र में जाकर नदी मिल गई, पता ही नहीं चला। जो अपने पश्चिम बंगाल में गंगा सागर है ना, जहां पर जाकर हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, पता ही नहीं चलता समुद्र कहां पर है, नदी कहां पर है। इतना ज्यादा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एक ही लेवल तक अंदर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर तो जब ये अंदर तक जा रहे हैं, तो हमने कहा फिर आप अचानक समुद्र में जाकर, अरे भाई मैं कहां से आया था। बोले भाई पीछे से आ रहा था तू। बोले मेरे राइट हैंड में और मेरे लेफ्ट हैंड में भी कई नदियां आकर मिली थी, वो कहां है। अरे वो तो ट्रिब्यूटरी थी, रास्ते में रह गई। मतलब जब दिमाग में रखिए, आज से इस कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे आप। जब भी आप लोग नदी में सफर करें, आप कहेंगे सर जरूरी है क्या सफर करना। अरे मैं सोच ले महाराज, सोचने से तो अभी से पीएम बने घूम रहे हो। सुनो, जब भी आप नदी में सफर करें और जो नदी समुद्र में जाकर गिरे, तो नदी का समुद्र में गिरना, जिस समय नदी समुद्र में गिर रही हो उस समय आपका राइट हैंड वही नदी का राइट हैंड साइड है, उस समय नदी का लेफ्ट हैंड वही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। बोले कहना क्या चाहते हो। हमने कहा आ जाओ। हमने कहा विचार करो, आप इस प्रकार से नदी में गिरे थे। कहां से गिरे थे, यूं गए। अब नदी में गिरे तो आप मुझे बता दो, ए और बी ये दो साइड हैं, ए और बी ये दो साइड हैं। बताओ इनमें से कौन सी साइड राइट हैंड साइड है। अगर आप यहां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रहे हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, कौन सी साइड बोलो, ए साइड या बी साइड। कईयों के दिमाग में डाउट रहता है ना, इसलिए पूछ रहा हूं भाई, बताओ।
बहुत बढ़िया, एक बार में ही बाढ़ आ गई, एक भी क्वेश्चन गलत, एक ने भी गलत आंसर नहीं दिया। ए साइड जो है वो राइट हैंड साइड हो गया और बी साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। मैंने बात ही बातों में आपको गंगा नदी पढ़ा दी। आप पूछेंगे इतनी देर में खत्म हो गई? अरे खत्म नहीं करी, कंसेप्ट सिखा दिए नदी के बारे में। बोले कैसे? मैंने कहा गंगा नदी, अब ये गंगा नदी ही थी जो समझो हमने आपको पढ़ाई अभी तक। बोले इसमें क्या था? हमने कहा ये जो गंगा नदी थी ना, ये वाली जो आपने देखी थी। बोले हाँ। हमने कहा इसमें आकर के ये जो नदी मिली थी ना, ये बताओ ये कौन सी साइड से मिली है? ए साइड से कि बी साइड से? ये बताओ। ये गंगा नदी में यमुना नदी जो मिली है, ये कौन सी साइड से मिली है? ए साइड से। ए साइड से मिली है, इसी कारण से गंगा की दाईं हाथ साइड यानी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है क्वेश्चन देकर के, गंगा की दाईं हाथ की सहायक नदियों के नाम बताइए, राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए। तो फिर चाहे यमुना हो या यमुना के पीछे पीछे जो और नदियां दाएं हाथ से मिलेंगी वो सब राइट हैंड साइड होंगी। ऐसे ही जो लेफ्ट हैंड साइड से, चाहे गोमती हो चाहे कोसी हो, ये सब गोमती, घाघरा, ये सब किसकी नदियां हो जाएंगी? लेफ्ट हैंड साइड रिवर हो जाएंगी। याद रख लोगे? अब तो नदी में गिरा करके मैंने आपको साइड पढ़ा दिया। हाँ, नटराज बैच के नोट्स कोई भी बाय कर सकता है बेटा, कोई भी, है ना। उसको तो ओपन सबके लिए आएंगे मार्केट में जब आएंगे, अभी बनने में लग रहे हैं अभी, है ना। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? सारी कहानी क्लियर यहां तक समझ में आ गया? ये ड्रेनेज सिस्टम समझ में आ गया? ड्रेनेज सिस्टम का किस प्रकार से काम हुआ ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और मेन स्ट्रीम होती है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। ये सब चीजें बता चुके। ये इस प्रकार से नदियां आती हैं, ये बहती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। अब ग्रेट वाटरशेड क्या होता है ये समझ लीजिए। महान जल विभाजक क्या होता है मैंने बता दिया शुरुआत में ही, जो भारत के प्रवाह तंत्र को अलग अलग भागों में बांटे। गोल्डन क्लाउड, तुम पढ़ने के अलावा सब बातें कर लिया करो। अरुण कुमार लिख रहे हैं सर आप नहीं पढ़ाएंगे क्या आरएएस बैच में? बिल्कुल पढ़ाएंगे, इंडियन पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊंगा। पर हुआ ये कि बच्चों ने हमारे ऊपर कमेंट करने शुरू कर दिए थे। क्या कमेंट ये करने शुरू कर दिए थे कि सर है ना कोई और टीचर से नहीं पढ़वाएंगे, खुद ही खुद पढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं। तो उधर हमारे ऊपर कमेंट ये आ गया कि साहब ये फालतू में कह रहे हैं कि इतने टीचर हैं, इतने टीचर हैं, ये खुद नहीं पढ़ाएंगे, सॉरी ये खुद ही पढ़ाएंगे सारी चीजें, और फालतू में टीचरों की फोटो दिखा दी इनने। हमने कहा यार अब इसका क्या इलाज करें? तो इसके इलाज के लिए मैंने डे 1 से ही 8 या 7 घंटे की क्लास लगाई है, और टीचर साइंस में 2 टीचर उतार रहा हूं, हिस्ट्री में 2 टीचर उतार रहा हूं, मैथ्स में पहले दिन से ही मैथ्स में टीचर उतर रहा है, हिंदी में टीचर उतर रहा है, इंग्लिश में टीचर उतर रहा है, ज्योग्राफी में टीचर उतर रहा है। 2 2 4 7 7 8 घंटे का तो शेड्यूल बन चुका है। पहले दिन क्लास जाएगी, पहले दिन से ही, क्योंकि मेरे को ना इंडिविजुअली ये चीजें बहुत चुभती हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रहा हूं और स्टूडेंट की तरह ही सोचता हूं कि अगर किसी ने ये कहता है अरे ये आदमी खुद ही 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है, यही पढ़ाएगा, नाम बता दिया, बस 7500 रुपए ले लिए। मुझे कई हो गए ये ताने भी सुनने को मिले। आपको लगता है ना कमेंट में जो बातें लिख के चले जाते हो, तो मेरी टेक्निकल टीम के कमेंट है कि सर बच्चों का कुछ का कहना ये है कि सर अपना ही फाउंडेशन बैच है ना वो डाल देंगे उसके अंदर, ये जो सारथी बैच है ना यही डाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, हमने कहा चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो शुरुआत में मैंने क्या किया है ना, 7 दिन बढ़िया से पढ़ो आप लोग। 7 दिन जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर मैं मेरी क्लास अगले वीक से शुरू करूंगा। क्योंकि एक बार ये यकीन तो होना चाहिए ना कि इतने सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं। कईयों को तो ये अभी तक ख्याल ही लग रहा है कि संभव थोड़ी है ये काम। तो भाई कोई बात नहीं, और बच्चे अगर डे 1 में कहने को तैयार हो गए कि सर आप चिंता मत करो, हम तो 8-9 घंटे भी पढ़ लेंगे, तो भैया अपनी क्लास भी पीछे पीछे लगा लेंगे हम। डे 1 में हमारी मुलाकात होगी ही।
हाँ, ये जो कई बच्चे लिखे ना अकेले आप ही काफी हो, तो ये कईयों का तो बोलना मोटिवेशन होता है कि सर आपसे पढ़ लिया था मोटिवेशन, लेकिन कई इसे नकारात्मक रूप से बोलते हैं, एक ही आदमी है सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा ये तो। अरे हमने कहा यार छोड़ो, अभी हमको नापो मत, हमको नापोगे तो गुनाह करोगे। हमारा दिमाग फिर गया ना तो हम मतलब वास्तविकता में अकेले आदमी 16 की 16 सब्जेक्ट पढ़ के पास किया हूं भाई, एग्जाम पास किया तो पढ़ाने की औकात भी रखता हूं, लेकिन हाँ टीम की जरूरत है इसलिए टीम लेकर उतरा हूं। और ये चीज ऑलरेडी दिमाग में रखकर बैठा हूं कि इनमें से कोई भी घोड़ा रेस में फेल मारा तो खुद एकदम कसके और फिर कूद जाऊंगा एकदम। जय हिंद, ये सोचा हुआ है। निशांत पीडीएफ डलवा देंगे बेटा, है ना। सुरेश लिख रहे हैं 7 से 8 घंटे ज्यादा हो जाएगा सर, हमें जॉब भी करनी है। बेटा सुरेश मुद्दा ये है, आपको जॉब करनी है सही है, लेकिन कुछ लोगों को जॉब लगना भी है। 3-4 महीने में संभव है कि बेटा प्रीलिम्स का परीक्षा हो जाए। मैं कोई भी काम बिना टारगेट के करता ही नहीं हूं, है ना। संभव है पेपर हो जाए तो बेटा आप कैसे परीक्षा में फिर उत्तीर्ण कैसे होंगे बच्चे, अगर कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ तो धोखा हो जाएगा ना। जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको गारंटेड सिलेक्शन दिलाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, ये तो धोखा हो जाएगा। धोखा नहीं देना है भाई। आपको जॉब करनी है, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। आप सुबह शाम ज्यादा मेहनत करिए, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, क्लास तो रिकॉर्डेड भी मिलती है ना अपनी। लेकिन जिनका प्रीलिम्स मैंने टारगेट किया है उनका प्रीलिम्स निकालूंगा भाई। जो चीज मेंस में आती है ना, जैसे हिंदी इंग्लिश मेंस में आती है, लेकिन फिर भी मैं डे 1 से शुरू इसलिए कर रहा हूं ताकि मेंस के टाइम पर बच्चे को दिक्कत ना आए। चल रही है स्ट्रेटेजी। मेरा गला जो है ना वो माइक हो चुका है फट फट के, टीचरों से बात करना, डिस्कस करना, ये करना वो करना। लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा है ये पॉपकॉर्न। अब ठीक है पॉपकॉर्न भुन गया है लेकिन ठीक है चलिए, खैर कोई नहीं। तो अब क्या है, भारत का जो जल क्षेत्र है ना वो 3 भागों में विभाजित है। भारत का पानी 3 भागों में विभाजित है। कहां कहां पे देखो, एक अरब सागर का प्रभात क्षेत्र, एक बंगाल की खाड़ी का प्रभात क्षेत्र और एक अंतः प्रभात क्षेत्र। मतलब भारत का अगर आपको वाटर डिवाइड पढ़ना हो तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि भारत की नदियों की एक विशेषता रही है। जैसे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, इसको आप अंदाजे को देखना एक बार। आप नोटिस करेंगे कि जो हिमालय है ना अपना, ये रहा हिमालय, इससे निकलने वाली नदियां 2 भागों में जा रही हैं। कहां पर जा रही हैं? हां इधर देखिए बेटा, इससे निकली हुई नदियां 2 जगह जा रही हैं। भारत का अगर नक्शा आपको समझ में आता है तो एक तरफ तो है अरब सागर और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो बोला क्या गया कि भारत की सारी नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, और सच्चाई भी है। मतलब इससे अच्छा क्लासिफिकेशन कुछ मिल ही नहीं सकता। बोले कैसे? भारत की पहली नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। देखिए इंटरेस्टिंग है ये। भारत की वे नदियां 3 प्रकार से, देखिए इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है, वो हर चीज का वर्गीकरण करना चाहता है, क्लासिफिकेशन करना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इंसान की प्रवृत्ति है कि वो हर चीज का क्लासिफिकेशन करना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं इसको इस तरह से बांट दूं कि मेरी समझ के लिए सहूलियत बन जाए। इंसान की नेचर है ये। आप पूछेंगे आपको कैसे पता? मैंने कहा एक बात बताओ, अपने घर को ध्यान से देखना, आज मेरे कहने से देखना। क्या आपने अपने जूते स्टैंड में जहां जूते रखे हुए हैं वहां पर बर्तन रखे हुए हैं क्या? नहीं ना, ये किसी ने नहीं सिखाया आपको। जहां आपके कपड़े रखे हुए हैं, क्या आपने उन कपड़ों के बीच में झाड़ुएं रख रखी हैं क्या? किसी ने नहीं सिखाया आपको। आपकी जहां किताबें रखी हैं वहां पर क्या आपने टीवी रख रखी है क्या? किसी ने नहीं सिखाया। इसका मतलब क्या है? अच्छा, जहां आपके बिस्तर रखे हुए हैं, बहुत सारे 8-10 जोड़ी ओढ़ने के जो कपड़े सामान सब रखे हुए हैं, क्या उसके अंदर आपने सब्जियां रख रखी हैं क्या? किसी ने नहीं सिखाया। कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा इंसान की नेचर है, वो हर चीज को दिमाग के अलग अलग खानों में विभक्त करके बिठाता है। हमने हिमालय जैसे को बांट दिया यार। हिमालय, तू बड़ा हिमालय है, तू बीच का हिमालय है, तू छोटा हिमालय, और तू तो बात ही मत कर, तू तो पूर्वांचल है, तेरी तो बात ही मत कर। चल हिमालय कह रहा है भाई मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, मैं बात क्यों नहीं करूं? ऐसे नदियों के साथ कहा तू तो अरब सागर में गिरती है यार।
कौन हूं मैं? ये लो, इंडस रिवर। ये देखो इसकी सारी सहायक नदियां कौन सी थी? आपको पहले भी याद कराई थी। ICJ, इंडस, चेनाब, झेलम। CJI, RBS, रावी, व्यास, सतलज। 6 की 6 नदियों का एक संगम सिंधु नदी कहां गिर रही है? अरब सागर में। सर ये तो पाकिस्तान में बह रही है ना। मैंने कहा पाकिस्तान में बह रही है तो जा तो इंडिया से रही है ना। बोले हाँ हाँ। तो मैंने कहा इंडिया से जा रही है तो इंडिया की अरब सागर ये नदी हो गई। अच्छा, तो फिर अरब सागर में और कौन सी नदी है? मैंने कहा देख लो, इधर कल ही पढ़ाई थी। ये देखो साबरमती। अरे साबरमती के संत तो आपको पता ही होंगे। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती। माही नदी, माही मैनू, अपना धोनी नहीं है, ये माही नदी है। माही नदी खासियत पता है आपको? ये नदी इक्वेटर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। 3 नदियां याद रखिएगा। कौन कौन सी? माही नदी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे? एक बार यहां ऊपर, एक बार जब नीचे आती है, यहां से कर्क रेखा गुजर रही है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे ही लिम्पोपो और ओरांग, ये 2 नदियां हैं। कॉन्गो इक्वेटर को 2 बार काट रही है। और लिम्पोपो साउथ अफ्रीका की नदी है। लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हरीश कुमार सर, क्या अभी पे करके हम आप पेन ड्राइव में दे देना, हम बाद में, क्योंकि मैं आर्मी में हूं डेली इतना टाइम, क्या आप पे कर दें हम और आप पेन ड्राइव में? हरीश भाई आई एम सो सॉरी, मैं पेन ड्राइव का कोर्स नहीं उपलब्ध कराता हूं। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ जरूरी है तो हम विचार करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में तो आइडिया ही नहीं आया ये वाला कि आप जैसे लोग भी हैं जो आर्मी में रह करके वहां पढ़ेंगे कैसे। एक बार कोर्स होने दीजिए, या तो है ना, थोड़ा समय दीजिए, तब जाकर दे पाएंगे। पेन ड्राइव कोर्स भी उपलब्ध यूज करने के होते हैं, ये तो हमको आइडिया ही नहीं आया। थैंक यू, आपके आइडिया पे काम करेंगे। हाँ जी, इसके बाद में इधर देखो, ये रही नर्मदा। हाँ भाई, बुद्धिजीवियों कल पढ़ाया था, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से जाती है नर्मदा। ये रही विंध्या और ये रही सतपुड़ा। इसके बाद में तापी, योचाली, सबकी सब कहां गई? गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात किसके अंदर है? अरब सागर में। ये लीजिए, क्लियर हो गया? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सर और कोई नदी? हमने कहा होने को तो यहां पर भी एक छोटी सी गोवा के अंदर नदी, माजुली रिवर के नाम से, लेकिन वो छोटी है, बाद में जब पढ़ाएंगे डिटेल में तब पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सर। आगे कहां बढ़े? तो इधर देखिए साहब, इस तरफ एक बार वैसे ही, मतलब इन जनरल बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आपको नहीं दिख रहा, मैप में तो लूणी नदी भी दिख रही है सर, ये रही लूणी नदी। हमने कहा तो सर लूणी नदी भी तो जाकर गिर रही है ना। मैंने कहा आपको नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। अरब सागर नहीं है यहां पे। तो बोले यहां पे क्या है? मैंने कहा अरब सागर तो यहां था। तो फिर बोले लूणी नदी कहां थी? अरे मैंने कहा ये रही लूणी नदी। और ये क्या है? अरे मैंने कहा भाई ये गुजरात है, ये राजस्थान है। लूणी, हमारी प्यारी लूणी, हमारी लूणी लावणवती कहलावे। लावणवती, लवण है इसमें, आधे रास्ते तक चलती है मीठी, आधे के बाद हो जाती है खारी, और कच्छ में जाकर के दलदल बनाती है, जमीन में ही गायब हो जाती है, समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। ये है हमारी लूणी, नमकीन पानी लेकर चलती है, आधे रास्ते मीठा आधा खारा, गजब है मामला। ये समुद्र में नहीं पहुंची, ये यही रह गई। ठीक है ना? आइए, कच्छ के गधे इसी की नदी में, इसी के कीचड़ में खेलते हैं। आइए, यहां तक आ गई बात समझ में? तो देखिए, एक बार में हमको क्या दिखा? एक बार में हमको दिखा या तो अरब सागर में जाकर गिर रही हैं नदियां। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखते हैं। इधर आइए, ये रहा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र। यहां क्या हो रहा है? इधर देखें आप, ये देखिए, ये निकली यमुना, मैं तो चली उड़ी, ये उड़ी, ये निकली गंगा, और यूं जाके यूं बनी हुगली, यूं गई पद्मा, जाके गिरी बंगाल की खाड़ी में। और कौन सी नदी है सर? अरे हमने कहा बहुत सारी हैं, गोमती है, गग्गर है, गंडक है, कोसी है, तीस्ता है, ये सब नदियां। इधर से देख लो, ये देखो,
बनास जाकर गिरी चंबल में गिरी यमुना में, चंबल के अंदर गिरी पार्वती, इधर से आई बेतवा, चंबल, सोन, सिंध, बेतवा, ये सब जाके गिरी यमुना में, ये गिरी गंगा में। ये देखो भाई साहब, सब नदियां झुंड लगाकर कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। सब उंगलियों पे याद हो जाएंगी, बहुत आसान है। अरे ये तो गोमती का घाघरा गंडक ले जाए, 3 नदियां बचपन से याद करते होंगे। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये नदियां तो यूं याद हो जाएंगी, यूं टिप्स पे याद हो जाएगी। एक बार आप कर लेना, नहीं तो अपन रटा देंगे, क्लास में रट जाएंगे, तो लोड ही नहीं लेना है। सबसे आसान काम है, मल्टीपल टाइम याद कर लेंगे आप, लोड ही मत लो, ठीक है। अच्छा, मतलब मन कर रहा है इसको यूं पकड़ के पढ़ाया जाए। कल से कोशिश करूंगा यार, आप लोगों की क्लास ना अर्ली इन द मॉर्निंग निपटा दूं यार मैं, क्योंकि इस समय तक हो जाता हूं मैं एकदम ड्रेन पूरी तरह से। सुबह अगर संभव हो, अगर आप लोगों की इजाजत हो, तो 10 से 11 क्लास रख लूं मैं कल, है ना, क्योंकि मैं क्लास उस समय ले लेता हूं तो मेरे को फायदा ये रहता है कि मैं इवनिंग में धक्के से ही काम कर रहा होता हूं। कल 10 से 11 भी क्लास लूंगा मैं, है ना, तो आप सब लोग हाजिर हो जाना भाई, ठीक है। हाँ भाई, आगे सुनिए। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखो यारलंग सांगपो, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये रही यारलंग सांगपो, आसाम से होते हुए, ब्रह्मपुत्र इसी का नाम है। ये कहां जाकर गिरती है? गंगा जी में। जमुना नाम कहलाता है बांग्लादेश में इस नदी का। गंगा जी का नाम बांग्लादेश में पद्मा है। यहां से मिली जमुना, दोनों मिलकर क्या बनी? मेघना, और मेघना बनकर के यहां पर गिरी। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गंगा नदी बांग्लादेश में जब जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जब जाती है, तब इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे यहां पर थी गंगा, गंगा नदी, ये बांग्लादेश है मान लो। गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। इसके बाद में यहां पर थी ब्रह्मपुत्र, इसने तो कई बार नाम बदला है ब्रह्मपुत्र ने। कैसे? चीन में इसका नाम है यारलंग सांगपो, इंडिया में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इंडिया के बाद जब ये आसाम में एंट्री करती है ना, यहां इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं है, जमुना है, जे फॉर जमुना। और ये दोनों मिलकर के इधर नाम देती है मेघना, मेघना, और मेघना बनकर के फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे अवनी लिख रही है सर, नो सर मॉर्निंग नहीं। अवनी तुम इवनिंग में पढ़ लेना बेटी। तुम क्या चाहोगी, मैं पढ़ाते पढ़ाते फट जाऊं? हैं? तुम इसी क्लास को इवनिंग में देख लेना, ठीक है। निशांत लिख रहे हैं सर, एक दिन तो ले लेना पर प्लीज टाइम चेंज मत करना। निशांत बेटा एक बात बताऊं, मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम लोगों को क्लास तो 9 बजे देखनी, तो तुम 9 बजे देख लेना ना। मैं अगर देखो इतने दिनों से इतनी व्यस्तता के बीच भी मैंने क्लास कैंसिल नहीं करी आपकी। मैंने कभी ना कभी लेकर के, जिनको 9 बजे देखनी है वो 9 बजे देख लेना, क्लास तो दिखी जाएगी। दे दो, इतनी थी तो इजाजत दे दो यार, ऐसे क्या भाव खा रहे हो हैं? ठीक है, कर दो, थोड़ी सी तो इजाजत दे दो, ऐसे क्या कर रहे हो यार। रविशंकर लव यू भैया, लव यू। हाँ आगे बढ़े। अच्छा, तो अब देखो यहां तक हो गया, ये गंगा नदी का कहानी था। आप बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए, मतलब भारत की नदियां या तो अरब सागर में गिर गई या फिर बंगाल की खाड़ी में गिर गई, और जिनको कहीं नहीं मिली जगह वो बेचारी जमीन में ही गायब हो गई। जैसे हमारी लूनी गायब हो गई, जैसे घग्गर नदी गायब हो गई। घग्गर नदी, घग्गर घग्गर फोटो में दिखी नहीं रही, यहां हिमाचल प्रदेश के पास से निकलकर आती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर गायब हो जाती है घग्गर नदी, ठीक है। इन्हें अंतःस्थली नदी कहते हैं, जो अंदर ही रह जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और देखते हैं, यहां पर नदी देखिए, यहां पर दिखाई दे रही है स्वर्ण रेखा नदी। अच्छा, बाय द वे याद है आपको स्वर्ण रेखा नदी? पूर्वी पठार का विस्तार स्वर्ण रेखा से लेकर के हमने कन्याकुमारी तक पढ़ाया था, कुछ ध्यान आ रहा है? चलो एनीवे, स्वर्ण रेखा के बाद में यहां से लेकर के यहां पर आप देख रहे हैं ब्रह्मणी नदी, ये रही ब्रह्मणी। यहां पर आप देख रहे हैं ये रही महानदी। महानदी के बाद में ये ब्रह्मणी, ये महानदी। इसके बाद में फिर आप देखते हैं भाई साहब दक्षिण की गंगा आ रही है महाराष्ट्र से, जूम आकर गिर गई जहां पे गोदावरी नाम है इसका। गोदावरी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी प्रमुख नदियों के अंदर इंद्रावती नदी ये दिखाई दे रहा,
ऐसे ही वेनगंगा, दक्षिण की गंगा है तो गंगा शब्द तो कहीं ना कहीं आएगा ही। वेनगंगा, इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदियां। नोटिस क्या कर रहे हो, गिर कहां रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। देखो मेरी इस बकवास करने में भी ना, अगर मैं आंख बंद करवा के अगर आपसे अभी भी पूछूं ना, इन 10-15 नदियों में से 5 तो आपको अभी भी टिप्स पे याद हो गई हैं। हैं? सत्येंद्र सक्सेना, सर फुल इज्जत है पर सर हमारी सुन तो लो, लिया करो प्लीज सर, कभी रिप्लाई नहीं करते। बेटा तुम बताओ कैसे रिप्लाई चाहते हो। सरस्वती भी तो गायब हो गई, गोल्डन क्लाउड वो तो दिखती नहीं है। अवनी तो मर्स, यस सर टाइम चेंज। बेटा मैं क्या करूं, 1-2 दिन के समय दे दो, करते हैं। हाँ राहुल अच्छा लगा हमें, अपन को तो पढ़ना है चाहे जब पढ़ाओ, बहुत बढ़िया। ये ऐसे बच्चे मुझे दिल से पसंद हैं। आ जाओ आगे देखें। अच्छा इसके बाद में गोदावरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, तीनों प्रमुख दक्षिण भारत की नदियां हैं साहब। ये रही कृष्णा नदी जिसके अंदर भीमा और तुंगभद्रा, ये भीमा और ये तुंगभद्रा सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा पर डैम खूब पढ़े हैं आपने। ऐसे ही यहां पर एक नदी दिख रही है आपको, पेन्नार नदी। ऐसे ही छोटी छोटी नदियां, उनको आप ध्यान नहीं दें। इधर है एक कावेरी नदी, और कावेरी से पहले यहां पे पोन्नियार, पोलार, ये छोटी मोटी नदियां हैं। ये लीजिए। अब आपने जितने भी मेरे लाल पेन हैं इन्हें ध्यान से देख लिया हो तो क्या आपको यह समझ में नहीं आ गया कि भारत की नदियां या तो अरब सागर में गिर रही हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। यह समझ में आ गया। यह हुआ कैसे? तो देखो अधिकांश नदियों को फोकस करो जो इधर गिर रही हैं, उनको यहां से वेस्टर्न घाट ने रोक रखा था कि तुम अरब सागर में नहीं जाओगी, तुम इधर ही गिरोगी, हैं? और हिमालय से निकली हुई नदियों को अगर फोकस करो तो ये सब ढलान इधर की तरफ पाकर गिर गई। यानी भारत का ढलान किस तरफ है? तो भारत का ढलान दक्षिण पूर्व की तरफ है। दक्षिण पूर्व की तरफ ढलान है, नदियां आकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गिरती हैं। तो इधर की तरफ सिंधु से निकली हुई नदियां, सिंधु और थोड़ी बहुत छोटी मोटी नदियां, बाकी अधिकांश बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है। अच्छा अब देखो हमने किस प्रकार से विभाजित किया। बंगाल की खाड़ी में 77% नदियां हमारी गिरती हैं। अरब सागर के अंदर 18% नदियां हमारी जाकर गिरती हैं, और अंतः स्थलीय जो कि जमीन पर ही विलुप्त हो गई वो 5% नदियां हैं। तो लो जी, अकॉर्डिंग टू ओशियन ओरिएंटेशन की कौन सा किस समुद्र में गिरा, उस आधार पर नदियों को 3 भागों में बांट दिया। बोलो समझ में आया हो तो थम्स अप कर दो एक बार। बोलो समझ में आया? क्लियर? अच्छा अब अगर कोई सवाल पूछे कि उद्गम कहां से हुआ, तो भाई या तो कोई नदी हिमालय से निकली है या फिर वो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर। पेनिनसुलर भारत कौन सा है बाय द वे? ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये रहा। पेनिनसुला की खासियत क्या होती है? वो क्षेत्र जो समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ हो, एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, पेनिनसुलर। तो नदियां या तो हिमालय से निकली हुई हैं या पेनिनसुलर क्षेत्र में बह रही हैं। इस आधार पर नदियों को आपने भागों में बांट दिया। तीसरी अंतः स्थलीय नदियां, यानी कि मतलब देश के अंदर ही गायब होने वाली नदियां। बोलो साहब 3 प्रकार की नदियां हो गई, दोनों प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब एक एक करके नदियों को और ब्रॉड तरीके से आपको कल डिस्कस किया जाएगा। सारी नदियां यहीं से याद कराई जाएंगी, फिर इनके बीच का अंतर आपसे डिस्कस किया जाएगा। आपको क्या काम दे रहा हूं, ये सारा कंटेंट अभी अपलोड कर देंगे हम। इसमें से आप एक बार रीडिंग लगाना, जो भी फैक्ट्स है ना, हर फैक्ट्स को लाइन टू लाइन तो पढ़ाया नहीं जाएगा, एक बार आप रीडिंग लगाकर पढ़ना। अगर कुछ डाउट आए तो बताना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। कल 10 बजे क्लास लगा लेते हैं अपन। ठीक है, डन।